हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो दोस्तों, ये है हमारी निमसेट 70 डे प्रिपरेशन की वीडियो नंबर 3, या हम बोले डे नंबर 3। तो मैं होप करता हूँ यार आपने बाकी दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे और आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। साथ ही आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैंने यार सबका पर्सनली रिप्लाई करा है। अगर किसी का कमेंट या कोई क्वेश्चन अभी भी रह गया हो तो यार वो मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे अपना डाउट या अपना क्वेरी को मैसेज कर सकता है। साथ ही दोस्तों यार, आज के इस डे 3 के अंदर हम लोग सबसे पहले बात कर रहे होंगे कि यार हाउ विल यू क्रैक निमसेट और हु विल क्रैक निमसेट। और उसके बाद मेरे से बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करी थी कि भैया मैथ्स का डिटेल बताओ कि यार मैथ्स को किस फ्लो में शुरू करें, किस किस तरह से टॉपिक्स को हम लोग कवर करें, पहले कौन से टॉपिक करें, कौन से टॉपिक में से कितना पार्ट करें और कौन से टॉपिक में से लास्ट में करें, और कितना पार्ट हम छोड़ सकते हैं, कितना पार्ट उसमें कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होंगे। अगर ये वीडियो बड़ी हो रही होगी तो हो सकता है ये 2 पार्ट्स में आ रही हो, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए भाई, पार्ट 1 में अभी हम लोग देखते हैं कि हु कैन क्रैक निमसेट और हाउ यू कैन क्रैक निमसेट। तो दोस्तों यार, निमसेट का एग्जाम में से मैंने आप सबको बताया कि यार इसके अंदर मैथ्स जो होता है एक मेजर पोर्शन रखता है। 1000 मार्क्स के अंदर से 600 मार्क्स की जो वेटेज है वो मैथ्स की होती है। अगर आप मैथ्स के ही सिर्फ 50 क्वेश्चंस के अंदर से 40 क्वेश्चन बना लेते हो तो आपके 480 अप्रॉक्स मार्क्स आते हैं, जो कि आपको एक एनआईटी की सीट दिलवाने में बहुत हेल्प करते हैं। और मतलब 480 मार्क्स आपको ऐसा होता है कि यार आप एक श्योर शॉट हो जाते हो कि आपको कोई ना कोई एनआईटी, टॉप 5 नहीं मिलती लेकिन बाकी की जो बची हुई टॉप 10 एनआईटीज हैं उसमें से आपको एक ना एक एनआईटी जरूर मिल जाएगी अगर आप 480 मार्क्स भी बना लेते हो। तो यार अगर एक हम लोग एनालिसिस की बात करें और एक चीज देखें तो यार अप्रॉक्स 79% से लेके 80% बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना निमसेट का पेपर क्लियर कर लेते हैं। सिर्फ 20% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो ड्रॉप देके क्लियर करते हैं, और जो ड्रॉप देके क्लियर करते हैं मोस्टली वो टॉप रैंकर्स में आ रहे होते हैं, क्योंकि यार ड्रॉप के बाद तुम्हारा एक पूरा मेन फोकस उस पेपर पे हो जाता है। और पेपर एज सच निमसेट का कभी डिफिकल्ट ना तो आया है ना कभी आएगा। अगर आप लोग 2013 से पहले के पैटर्न्स की बात करें तो हाँ यार, उसमें कुछ बीएससी लेवल के क्वेश्चंस भी होते थे, थोड़े मैथ्स के टफर कॉन्सेप्ट्स भी देखे जाते थे। पर 2013 के बाद से पेपर पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। पहले मैथ्स के 40 क्वेश्चन होते थे 2013 से पहले, अब मैथ्स के 50 क्वेश्चन हो गए हैं। और मैथ्स जो इसका है वो बेसिक एलिमेंट्री लेवल का मैथ्स है। तो यार अगर आप लोग एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हो, एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हो, तो आप इसका जो मैथ्स है बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे होगे और बहुत ईजिली निकाल रहे होगे। यार हम लोगों में ना सबसे बड़ी कमी क्या होती है? सबसे बड़ी हमारी कमी ये होती है कि यार ग्रेजुएशन में हम लोग सोचते हैं कि यार अब हमारे को कुछ स्टार्ट करना चाहिए, अब हमारे को कुछ स्टार्ट करना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि यार हमारे से डे 1 की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स थे और बहुत सारे व्यूज थे, और डे 2 की वीडियोस में व्यूज थोड़े कम हो गए। यार अब आप लोग अगर कनेक्टेड हैं, अगर आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है जो कि आपको शायद ही कोई कोचिंग दे पाएगी या कोई और दे पाएगा, मतलब जिस तरह का डीप एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, साथ ही हम उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं कि यार आप इन चीज़ों को पढ़ो, इन चीज़ों को छोड़ो और इस स्ट्रैटेजी को मेंटेन करो। उसके बाद भी अगर आप उसको एक प्रॉपर फ्लो में फॉलो नहीं कर रहे हो तो यार ये अपना लॉस आप कहीं ना कहीं कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार बहुत सारा सिलेबस है, हमसे अभी नहीं हो पाएगा, तो यार एक बार स्टार्ट तो करके देखो। एक बार अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा ना कि हमारा एंड क्या है, हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं। अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे, अगर हम अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे कि यार बहुत टफ है, अब तो भैया बस 70 दिन बच गए हैं या 60 दिन बच गए हैं, अब हम लोग कैसे करेंगे, यार ड्रॉप दे देते हैं। अरे अगर आपको ड्रॉप भी देने की अगर तुम सोचते हो, मैं नहीं कहता कि यार ड्रॉप देना गलत है, अगर तुम ड्रॉप देने की भी सोच रहे हो तो ये जो अभी की 60 दिन है इसमें इतनी प्रिपरेशन तो करो कि तुम्हें पता लगे कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। पेपर देने जाओ, अगर क्लियर नहीं भी होता तो एटलीस्ट तुम एक एक्सपीरियंस लेके निकलोगे कि यार मेरे से क्या गलतियां हुई, मैंने क्या चीजें थी जो मैं इंप्रूव कर सकता था। तो उनको अगर आप तुम ड्रॉप ईयर के बाद दोबारा पेपर दोगे तो उस पेपर में इंप्रूव कर पाओगे और अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर पाओगे। मेन चीज तो यार सबसे पहले अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाना है कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ। हम लोग आप सबके साथ बैठे हुए हैं, हम पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस के अंदर ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको शायद और कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, शायद कोचिंग में है या कोचिंग में नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है सबके लिए। और अभी जो इसके बाद हम डिटेल मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे वो आप सबको एक 60 डेज में क्रक्स और एक पूरा का पूरा एक प्लान मिल जाएगा कि आपको कैसे अपनी मैथ्स कवर करनी है और आप कैसे 60 डेज में निमसेट क्रैक कर लोगे। तो यार निमसेट को क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये एग्जाम बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताऊं तो यार मेरी फ्रेंड जो थी वो 10th और 11th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो उसने लास्ट ईयर जून के एंड में और जुलाई की स्टार्टिंग में वो मुझसे कनेक्ट हुई, तो मैंने उसे बताया यार मैं निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसने भी निमसेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा। मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने थे उसके पास भी। 3 महीने में उसने बेसिक मैथ्स पे वर्क करा और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन के ऊपर वर्क करा।
तो उससे क्या हुआ कि यार 3 महीने में चलो टॉप में रैंक नहीं आई, लेकिन उसकी तब भी रैंक 315 थी, और साथ ही उसकी IGTTO में ऑल इंडिया रैंक 1 आई। तो आप देखो यार, 3 महीने की मेहनत से अगर कोई इतना कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। उसमें से यार बहुत सारे बच्चे हम लोगों में से ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने 12th क्लास के बाद या अपने +2 के बाद IIT JEE मेंस की कोचिंग ली होती है या IIT JEE मेंस की तैयारी करी होती है। यार अगर हम लोग जेई का पैटर्न देखें तो यार जेई के अंदर आपको मैथ्स के अंदर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, या केमिस्ट्री में रहता है, फिजिक्स में रहता है, क्योंकि यार हमें तीनों चीज के ऊपर फोकस करना होता है। ये नहीं होता कि यार सिर्फ तुम मैथ्स कर लो, या तुम सिर्फ केमिस्ट्री कर लो, या तुम सिर्फ फिजिक्स कर लो। लेकिन यहाँ पे यार तुम्हारा मेन फोकस अगर सिर्फ मैथ्स पे रहेगा और लॉजिकल रीजनिंग पे रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग तो यार बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा हो, हमने कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ भाई मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन थे, और हमने 10-10 सेकंड के अंदर, 5-5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स बनाए थे। कोई तुम्हें नहीं कहता कि तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग का हर क्वेश्चन आना चाहिए, कि यार तुम्हें सिल्कोलिज्म मतलब सेलॉगिज्म के सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, या तुम्हें कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट लॉस के थोड़े से टफ हो जाते हैं कि उसमें टाइम लग जाता है, वो बन रहे हैं। हर क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। हमारे को कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाने हैं, जो हम 40 में से अगर 20, 25 या 30 क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के, 10 जो हार्ड क्वेश्चन उनको छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो। अगर हम उसमें से 20 और 25 क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं तो भी वी कैन स्कोरिंग 150 मार्क्स इन दैट, और 400 मार्क्स अगर हम लोग यहाँ मैथ सेक्शन में से निकाल ले तो 550 मार्क्स। और प्रीवियस रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर कोई बंदा 550 मार्क्स ले आता है निमसेट के अंदर तो ही इज अ क्लियर निमसेट कर लेता है वो, और टॉप 5 NITs उसको मिल रही होती हैं, राइट। तो यार अगर हम लोग इस चीज को देखें तो यार हम लोगों ने 12th के अंदर, जैसे मैंने बताया कि यार प्रिपरेशन की थी IIT JEE मेंस की, तो यार वो फिर भी टफर लेवल पे होती थी, क्योंकि यार उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब 16 लाख बच्चे JEE मेंस देते हैं, पर अगर हम निमसेट की बात करें तो यार 25,000 बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे बच्चे तो यार ऐसे होते हैं जिनका नॉन CS बैकग्राउंड भी होता है, तो वो CS के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। वैसे तो CS के क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए भी मैं ऐसा आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ कि यार जो नॉन CS बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी भाई CS के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर वो 10 के 10 नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो वो भी अटेम्प्ट कर जाएंगे, और जो CS बैकग्राउंड वाले हैं वो 8 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बहुत ईजिली निकल रहे होंगे। तो यार अब बात है हमारे को यार खुद को मोटिवेट करने की, और एक खुद से सेल्फ टॉक करने की कि जी हाँ मैं कर सकता हूँ। और अगर नहीं भी कर पा रहा 1% की, अगर किसी को लगता है यार हमसे नहीं हो पा रहा, अच्छा पहले तो यार बात करते हैं हम लोग, आप लोग देखेंगे कैसे कि यार आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले तो यार उठानी है हमारे को एक मैथ्स की बेस बुक, और बेस बुक कौन सी है आपकी? NCERT। अगर भैया आपको निमसेट क्रैक करना है तो NCERT आपकी गुरु है। RD शर्मा, ML खन्ना, सेल्फ स्कोरर बहुत लोग सॉल्व करते हैं, पर यार वो तब के लिए होता है जब आपका बेस क्लियर हो। अगर यार आप लोगों का बेस ही क्लियर नहीं है, अगर आपको बेसिक क्वेश्चन बनाना नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइंस का बेसिक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपसे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको फॉर्मुलाज ही याद नहीं है, तो यार आप टफर बुक्स के ऊपर जाके कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर ऐसे आपको JEE एडवांस निकालना है तो पहले यार JEE मेंस क्लियर करना पड़ता है, वैसे सेम निमसेट है। तो अगर आपको निमसेट को क्लियर करना है तो आपको पहले बेस पे काम करना पड़ेगा। तो यार इन 60 दिनों में जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, मैं आपको यही कराऊंगा कि यार बेस पे काम कर रहे हो, और बेस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन प्रीवियस ईयर के पेपर के पैटर्न को समझते हुए हम लोग बेस लेवल की बुक करेंगे और समझेंगे कि यार हमसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उसके बाद भी किसी बच्चे को लगता है कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो 2-3% बच्चे ऐसे होंगे जिनसे ऐसा चीज सॉल्व नहीं हो रही होगी, तो यार वो लोग ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। ड्रॉप देने में कोई बुराई नहीं है। अगर ये जो 1 साल का आप ड्रॉप दे रहे हो, या आपके आगे आने वाले 70 साल अच्छे कर रहा है, तो यार ये 1 साल का ड्रॉप देने में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप ड्रॉप देंगे तो उसके बाद भी हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। और इवन अगर आपका निमसेट क्लियर भी हो जाता है तो भी हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। हम निमसेट क्लियर करने के बाद भी आपको बता रहे होंगे कि आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में क्या करना है, आपको किस तरह से अपने C और C++ कवर करनी है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस करनी है, आप क्या क्या और कर सकते हो। हम उसके लिए भी वीडियोस ला रहे होंगे और आपके साथ एक अच्छे से कनेक्ट रहेंगे, और आपको बूस्ट करते रहेंगे कि आप खुद भी एक्सेल करें और अपने आगे आने वाले जूनियर्स को भी एक्सेल करवाएं इसके अंदर। तो ड्रॉप देने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी से ये सोच लेना कि यार मैं तो ड्रॉप ही दूंगा, 60 दिन बचे हैं क्या होगा, तो यार वो चीज बिल्कुल मत करना। अभी भी जो 60 दिन है, आप सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप देने के बाद मेहनत करूंगा, मतलब इस पेपर के बाद ड्रॉप दूंगा तो मेहनत करूंगा, तो यार अगर तभी मेहनत करनी है तो एक बार उस मेहनत का नमूना तो अभी देख लो। और ये जरूर बिल्कुल नहीं होता यार कि तुमने BSc CS करी है, BCA करी है, तो यार तुम MCA का पेपर दो ही दो और तुम उसे क्रैक करके ही निकलो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और भी होती हैं यार, क्योंकि अब तुम BSc CS के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हो। उसके बाद भी तुम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं। MSc का मैंने ऐसे MSc और MCA के डिफरेंस में एक वीडियो बना सकती है। MSc के पर्सपेक्टिव्स भी मैंने उसमें बताया है। तुम MSc में जाना चाहो तो क्या कर सकते हो। पर अगर यार तुमने सोच ही लिया है कि तुम्हारा टारगेट ही MCA है और तुम्हारे को तैयारी करनी ही करनी है, तो वाई शुडंट यू स्टार्टिंग नाउ।
जबकि हम तुम्हारे को इतना हेल्प कर रहे हैं, और ये 70 स्ट्रेटेजी की जो वीडियो सीरीज है ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है आगे आने वाले टाइम में। और इसमें जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं यार वेक्टर्स नहीं बन रहा भैया हमसे, या हमसे कोनिक सेक्शन नहीं हो रहा, तो मैं आपको उसके लिए भी ला के दे रहा हूँ कि वेक्टर्स में से ये 4-5 चीजें पढ़ लो तो आपका निमसेट का पार्ट क्लियर हो रहा है। आप कोनिक सेक्शन की ये 5-6 चीजें पढ़ लो तो आपका निमसेट का पार्ट क्लियर हो रहा है। राइट तो इसी के साथ हमारे को भैया क्या करना है कि कुछ सोचना नहीं है, अपने आप में कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है। और बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स थे यार मुझसे कि भैया हमारे को सेकेंड ईयर की मार्कशीट अभी तक नहीं मिली है और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। तो चलिए अब उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने मैथ्स के डिटेल सेक्शन के ऊपर कि यार मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है और मैथ्स का क्या हमारे को जो फ्लो रखना है कि फ्लो कैसे चलेगा, कि कौन से चैप्टर्स को पहले करना है कौन से चैप्टर को बाद में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे सो हाय एवरीवन, मैं होप करता हूँ कि आप सबको मेरी ऑडियो और वीडियो अच्छे से क्लियर आ रही होगी और साथ ही मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो चलिए यार अब बात कर लेते हैं निमसेट की फॉर्म फिलिंग के कॉमन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले डाउट के ऊपर कि भैया हमारे पास सेकंड ईयर की मार्कशीट नहीं है या हमारा थर्ड फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। तो यार देखिए यार ये नोटिफिकेशन निमसेट की आई हुई है, आप इसको जाके निमसेट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिए हैं भैया तीनों केसेस कि अगर किसी कैंडिडेट के यहाँ पे सेकंड ईयर की मार्कशीट उनके पास नहीं है क्योंकि उनके कॉलेज ने अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए हैं, या फिर उनके एग्जाम्स हो गए हैं पर अभी तक सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि यार कोविड की सिचुएशन जो है वो बहुत ही अनसर्टेन है। तो भाई जिन लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इवन यार हमारे यहाँ का भी अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो एनआईटी कैलीकट में हमारा एडमिशन दिसंबर एंड में हो गया था और 15 जनवरी से हमारी क्लासेस भी शुरू हो गई थी। पर अभी भी कुछ ऐसे बच्चे थे, मेरे ही कुछ क्लास फेलोज थे जिनके मार्च के अंदर आके 6 सेमेस्टर के पेपर हुए हैं। तो यार उन्होंने उस चीज को भी कंसीडर किया है कि यार अगर तुम्हारा पेपर नहीं है तो तुमने अंडरटेकिंग साइन करी हुई थी तो तुम्हारे के लिए उसके लिए भी वेट कर रहा है क्योंकि यार कोविड की जो सिचुएशन है ये बहुत अनसर्टेन है और सबके लिए एक अनसर्टेनिटी इसमें बनी रहती है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यार जिन लोगों के पेपर हो गए हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है, या जिनके रिजल्ट पेपर ही नहीं हुए हैं, या फिर एक ऐसा केस जिसके अंदर भैया तुम्हारे को प्रमोशन कर दी गई है, जैसे कुछ कॉलेजेस में उन्होंने पेपर्स नहीं लिए, उन्होंने बच्चों को सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया कि उनका साल वेस्ट ना हो। तो इन सभी केसेस के अंदर आप लोगों को ये जो नीचे इसी के नीचे एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया हुआ है, इस अंडरटेकिंग वाले फॉर्म को फिल करना है। इसके अंदर आपको सब कुछ अपना अपने कॉलेज का नेम, उसके अंदर आपके जितने भी मतलब कौन सा सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं है ये सारा पार्ट भर के आप सबको लोगों को इसका स्क्रीनशॉट नहीं आप या प्रिंट आउट निकाल के इसकी फोटो खींच लो, या इसी को फिल आउट करके इसकी फोटो आपको अपने फॉर्म फिलिंग के जहाँ पे हमारे को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उस जगह पे जाके अपलोड करनी है। और इसको फिर वो आपकी अंडरटेकिंग को कंसीडर कर लेंगे कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आपको उसको उनको दिखाना होगा। और वैसे भी रिजल्ट जो है वो आपका जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तब जाके आपका सेकंड और थर्ड ईयर का रिजल्ट साथ में देखा जाएगा। मतलब सेकंड थर्ड ईयर का क्या पूरे ही बीएससी का या पूरे ही आपके अंडर ग्रेजुएशन का रिजल्ट साथ में देखा जाएगा। तो मेन रिजल्ट आपको तब देना होगा। तो जो बच्चों के भाई बहुत सारे डाउट्स थे कि हमारे पास मार्कशीट्स नहीं है, हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो हमें क्या करना है, तो ये उन सब के लिए मार्कशीट्स आ गई हैं और उनको इस तरह से फिल करना है। साथ ही यार इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, दे मस्ट फिल द 35 as marks obtained letter grade corresponding to minimum passing as obtained। तो यार जो आपको वहां पे एक सेक्शन था सब्जेक्ट्स का कि आपको सब्जेक्ट्स में क्या फिल करना है, तो उन सब्जेक्ट्स में आपको फिल करना है मिनिमम मार्क्स के साथ। जैसे कि मान लो आपके पास डेटा सिक्स का सब्जेक्ट था थर्ड सेमेस्टर में या डीबीएमएस का सब्जेक्ट था, तो आपको डीबीएमएस के आगे जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया के मार्क्स है ना उसको लिख के फिल करना है, उसको खाली सबमिट नहीं करना। तो अगर मान लो कि भैया आपका डी ग्रेड मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है या सी ग्रेड मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है या डीसी, या फिर आपके कुछ क्रेडिट स्कोर्स होते हैं जैसे कि 6 होता है या 5 होता है, तो आपको उनको वहां पे फिल करके जो उन्होंने पेपर्स का पूछा हुआ था कि आपके सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर्स थे, मतलब सब्जेक्ट के नाम थे, उन सब्जेक्ट के नाम में मिनिमम स्कोर जो है आपका उसको यहाँ पे लिखना है। तो मैं होप करता हूँ आपको इसमें कोई और डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग मूव कर जाएंगे अपने अगले सेक्शन पे जो कि है हमारा निमसेट स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसमें हमारे को मैथ्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस कवर करना है। तो चलिए इसको अब शुरू करते हैं। राइट तो यार जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया कि यार सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो आपको हेल्प कर रही होगी क्रैक करने में निमसेट को। और हम निमसेट कैसे क्रैक करेंगे उसके लिए हम आपके साथ बैठे हैं। हम आपको कुछ टिप्स ऐसी दे रहे होंगे जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि यार हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया है। मेरे साथ 4 लोगों की टीम है, तो हम लोग पूरा एनालिटिक्स करते हैं, पेपर पे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आपके लिए एक वीडियो बना के लाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया कि 76% से लेकर 79% की तक जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना निमसेट जो है ग्रेजुएशन के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो अगर ये लोग क्लियर कर सकते हैं तो आप क्लियर क्यों नहीं कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी भी सुनाई कि उसने लास्ट के 2-3 मंथ की प्रिपरेशन से ही
निमसेट को क्लियर कर लिया, क्योंकि इसमें बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स। इसकी तैयारी आपने जेईई मेंस के टाइम पे भी करी होगी, और अगर आपने जेईई मेंस की तैयारी नहीं भी करी है तो आपने 9, 10, 11, 12 में वो सारी मैथ्स पढ़ी होगी। बस बात यह है कि हमारे को करनी है रिविजन। हर प्लानिंग का ना हो रिवीजन होता है, अभ्यास होता है, तो सीखा है नहीं अभी तक, क्या करें? अगली बार प्लान परफेक्ट होना चाहिए, मेहनत करके आओ, थोड़ा रिवीजन करके आओ, है ना? चलो। किसी भी चीज के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन जरूर करनी है हमारे को इसके अंदर, राइट। तो यार अब हम लोग बात करते हैं यार, अगर आप लोग निमसेट की तैयारी कर रहे हो तो निमसेट की तैयारी के साथ साथ मतलब क्यूमुलेटिवली आपकी किसकी तैयारी हो रही है? बीएचयू की तैयारी हो रही है, महाराष्ट्र सीईटी की तैयारी हुई है, जेएनयू की तैयारी हो रही है, वीआईटी की हो रही है, बिट्स की हो रही है। डीयूएमसीए में थोड़ा सा पार्ट जो है वो भाई हमारी ग्रेजुएशन की मैथ्स का भी आता है, तो उसकी मतलब आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। पर अगर आप इस सारे मैथ्स को अच्छे से कवर कर रहे हो तो आपका बीएचयू बहुत इजीली क्रैक होगा। मेरी बीएचयू में 109 रैंक थी, महाराष्ट्र सीईटी में मेरी ऑल इंडिया रैंक 8 थी, जेएनयू का पेपर मैंने दिया नहीं था, और वीआईटी और बिट्स तो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो लास्ट टाइम इनका जो था कि इन्होंने बच्चों को पेपर नहीं लिए थे, इन्होंने बच्चों को उनके ग्रेजुएशन मार्क्स के ऊपर एडमिशन दे दिया था। तो यार इस साल हो सकता है इन सबके भी एंट्रेंसेस हो। तो यार अगर आपने निमसेट की तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर दिया है तो बीएचयू, महाराष्ट्र सीईटी, जेएनयू, वीआईटी और बिट्स, इन सब पेपर्स की जो मेजर एमसीए करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, इन सब की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो रही होगी। तो यार अब हमारी वही जो हमने लोगों ने शुरू किया था फर्स्ट डे से कि भाई हमारे को 2 गुनी मेहनत करनी है, अब वो टाइम जा चुका है। यहाँ पे यार 3-4 घंटे करेंगे काम तो हमारा हो जाएगा। अब 2 गुनी मेहनत के साथ सबसे पहला स्मार्ट वर्क क्या कि यार वही चीज पढ़ो जो सिलेबस का पार्ट है, इधर उधर नहीं भटकना कि यार उसने ये कर लिया, मेरे फ्रेंड ने ये कर लिया, या वो ऐसा है, वो ये कर रहा है। ना भाई ना, हमारे को सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स पे स्टिक रहना है और साथ ही अपना हार्डवर्क करते रहना है और कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करनी है। एक हमारे को भैया सेल्फ टॉक जरूर करनी है अपने मन से, यार स्मार्ट वर्क क्या होता है कि तुमने कुछ पढ़ा, तुमने उसको अपने दिमाग में रिवाइज करा। मान लो कि यार मैंने आज क्वाड्रेटिक का टॉपिक पढ़ा है, तो मैंने क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन पढ़े हैं या कॉमन रूट का क्वेश्चन पढ़ा है, तो मैंने 1-2 घंटा अगर उस टॉपिक को लगाया, मैंने उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तो यार मैं उसको अगले 10 से 15 मिनट अपने माइंड में फीड करूंगा। माइंड में फीड करने का मतलब क्या है? एक बार खुद से रिकॉल कर लेना चीजों को। यार ऐसा होता है ना, हम किसी जगह पे जाते हैं तो हमारे को यार होता है उसका रास्ता, यार अच्छा 2 बार हमने लेफ्ट लिया था, 1 बार राइट गए थे, तो एक माइंड में मैप बनता है। वैसे यार हमने क्या पढ़ा था उसमें? अच्छा हमने कॉमन रूट्स के क्वेश्चंस पढ़े थे, अच्छा हमने देखा था यार कंडीशंस क्या होती है कि यार b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, तो क्या कंडीशंस रहेगी। अगर हमने एक बार इसको अपने माइंड में रिकॉल कर लिया तो यार वो माइंड में फीड हो जाता है। और इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना, इसके बाद हमारे को इसकी रिवीजन भी रेगुलर बेसिस पे करनी है। कि मान लो अगर आपने एक दिन में एक टॉपिक पढ़ा है तो अगले दिन रात को सोते हुए उसकी रिवीजन कर लो, कि यार वो माइंड से स्किप ना हो। क्योंकि यार हम एक दिन में इतना ज्यादा काम करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि यार दिमाग में 10 चीजें घूम रही होती हैं। अरे यार भैया की वीडियो आ रही होगी, अरे भाई निमसेट नोटिफिकेशन आ रही है, अरे उसकी फॉर्म फिलिंग करनी है या उसका वो करना है, तो यार चीजें नीचे नीचे दब जाती हैं। पर हमारा माइंड एक ऐसी मशीन है जो कि कोई चीज नहीं भूलता, मतलब किसी भी चीज को आपका दिमाग भूलता नहीं है। बस बात ये होती है कि यार हमने रिवीजन नहीं करी तो वो थोड़ी सी हमारे मेमोरी में डिमनिश हो जाती है और हमारे को वो सही से रिकॉल नहीं हो पाती। तो वही अगर हम एक रिवीजन करेंगे, रिवीजन ही हमारा स्मार्ट वर्क का काउंट हो रहा है। और हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क वो मेहनत है जो कि आपको लिख के प्रैक्टिस करने से बनेगी। यार अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ हम वीडियोस देख रहे हैं, सिर्फ फॉर्मुलाज याद कर रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको हार्ड वर्क में स्पीड भी बनानी है, क्योंकि यार आपको 120 मिनट में जो 120 क्वेश्चन करने हैं, उसमें चलो मान लो आप 120 क्वेश्चन पूरे नहीं करते, लेकिन बाकी भी जो क्वेश्चन करते हैं आप सारे क्वेश्चन को पढ़ पाए। क्योंकि यार 120 मिनट के टाइम में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उनको अटेम्प्ट करना है, उनको सॉल्व करना है, उनको मार्क भी करना है। तो यार आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला टाइम नहीं है, उनको रीड करने में भी टाइम आपका यूटिलाइज हो रहा है। तो आपको इस तरह से अपनी स्पीड भी थोड़ी सी बनानी पड़ेगी ताकि आप उनको बहुत जल्दी जल्दी कर पाए। यही है हमारी 2x की स्ट्रेटेजी। 2x वर्क करना है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। चलिए अब मूव करते हैं भैया हमारे मैथ के सेक्शन पे, टॉपिक वाइज डिवीजन ऑफ मैथ टॉपिक्स। तो यार ये पार्ट वाला जो है, इस पार्ट को हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। इसमें जैसे अलजेब्रा के हमने थोड़े बहुत डिवाइड करे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डिवाइड कर रखा है, ऐसे ही आगे और भी सारे सेक्शंस को अच्छे से हमने डिवाइड कर रखा है। तो इस वीडियो को हम लंबा नहीं करते हैं, आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं यार ये चीज एक बोलूंगा कि यार बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि आप लोग बहुत लोग ऐसा हो रहा है कि मुझसे पूछ रहे भैया प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियोस दिखाओ। तो यार वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और साथ ही यार कल के पार्ट 2 के अंदर अपने साथ एक पेन और कॉपी जरूर लेके बैठना, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि हमारे को किस फ्लो में मैथ्स को कवर करना है। पहले अलजेब्रा का कौन सा पार्ट करना है, उसके ट्रिगो का कौन सा पार्ट करना है, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस का कौन सा पार्ट करना है। वीडियो हमारे कंटेंट हमारे पास पूरा रेडी है, पीपीटी बनी हुई है। अब कल की वीडियो में आपको कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है ताकि मैं आपको बताता जाऊं कौन से सेक्शन में से कितना पार्ट करना है
और किस फ्लो में आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही यार अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं करा तो यार लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में है। 2-3 दिन का टाइम बचा है, जल्दी से गिव अवे में पार्टिसिपेट करो और अपने फ्रेंड्स को भी वो लिंक शेयर करो। थैंक यू सो मच।